एक क्वेश्चन है, which set of muscles participate in thoracic breathing? पढ़ाया गया है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो तरह का ब्रीदिंग था, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक ब्रीदिंग में कौन से मसल्स काम करते हैं? बिना मसल का होगा, तो फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग में कौन काम करता है? ये है कॉन्सेप्चुअल एरर। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमको सब आता है। ये यानी कि आप लोग रिवीजन ही नहीं किए, तब कैसे टेस्ट में अपीयर होइएगा? मेरा तो मन करता है जितना चैप्टर हुआ है सारा चैप्टर रख दिया जाए। हम लोग चाहते हैं ताकि आप सीखें अपने फेलियर होने से। घर में भी इंफॉर्मेशन जाना चाहिए ना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बी सीरियस, जो आप पढ़ते हैं उसको बहुत सीरियसली मगअप कीजिए। क्या होना चाहिए, कौन से मसल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ध्यान में आ रहा है या लग रहा है थोड़ा सा ऐसे मिस कर रहे हैं? इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरे में what are the two surfaces of the respiratory system? दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक एयर को डिलीवर करता है और एक जगह पे जाके वो एक्सचेंज होता है। एग्जैक्ट नेम नहीं, दो सरफेस में एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है। उन दो सरफेसेस के नाम देख लीजिए। आप लोग का कॉन्सेप्ट लग रहा था ना कि आता है, पढ़ा हुआ है। और एक भी इनमें से जो भी दो सवाल है, दो में से एक भी आपके एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक है कंडक्टर सरफेस, एक है एक्सचेंजर सरफेस। तीसरा देखिए कितना आप लोग पानी में है। काइंड ऑफ, ये कहावत है, काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट ओवर द ट्रैकिया, इनर वॉल and alveoli and the endothelium. Endothelium
surrounding the alveoli. सब मेंशन्ड है एनसीईआरटी बुक में। टिश्यू डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली है। भले सिलेबस रिड्यूस करने में, है ना, नए वाले बुक में केवल और केवल फ्रॉग रखा है, लेकिन जब ह्यूमन सिस्टम आप पढ़ेंगे उसमें देखिएगा मेंशन्ड है। यानी कि टिश्यू का ज्ञान आपको 9th स्टैंडर्ड से लेकर आना होगा, जो यहां पे जरूरी होगा। सिंपल एपिथेलियम तो होगा, कंपाउंड नहीं है यहां पर। अब सिंपल एपिथेलियम में कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स हैं। स्क्वामस वन ऑफ देम। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, सीरोस्ट्रैटिफाइड। इसमें से क्या होगा? कौन कहां पर होगा? तीन जगह के लिए पूछा गया है। एक है एल्वियोलाई, दूसरा है ट्रैकिया इनर वॉल, और तीसरा है एंडोथेलियम सराउंडिंग द एल्वियोलाई। अब एंडोथेलियम कहां पर रहता है या किसको कहते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। एंडोथेलियम किसके लिए यूज होता है? पढ़ाएंगे तो पूछेंगे भी। वीक में जो ब्रेक दिया जाता है वो किस लिए? खाने पीने और सोने के लिए। कि वीक में ब्रेक दिया जाता है कि पूरे वीक का पढ़ाई रिवाइज करके अगले वीक के लिए तैयार होकर आइए। यही होता है ना उद्देश्य। उसके लिए धोबी भी है। हाँ, तो अपना काम करना है, उसमें कौन मना किया है? लेकिन पढ़ाई से कहाँ इनकार है? क्या होना चाहिए? ट्रैकिया का सरफेस देखिए, ये किस में आता है? कंडक्टर सरफेस में आता है। तो क्या करेगा? एयर को अंदर जाने देगा। अंदर जाने देगा तो कैसे? ऐसे ही जैसे एयर बाहर में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है? नहीं, इसे साफ सुथरा करेगा, छानेगा, फिल्टर करने की कोशिश करेगा। और इसके पास फिल्टर करने के लिए सीलिया होते हैं। तो कौन सा एपिथेलियम सीलिया लेकर आएगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। इसलिए ट्रैकिया इनर वॉल पे कौन सा होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। एक का जवाब हम दे दिए। आगे बताइए, एल्वियोलाई पे कौन होना चाहिए? एल्वियोलाई के फंक्शन को सोचिए, वहां पे क्या हो रहा है ना? सॉर्ट ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द एल्वियोलाई, और फिर मैच कराइए कौन सा टिश्यू उस फंक्शन को मैच करता है। यू विल गेट द आंसर। बोलिए बोलिए। स्क्वामस एपिथेलियम ही होगा। रीजन क्या है बता सकते हैं? स्क्वामस का स्ट्रक्चर अगर याद आ रहा हो, वो शीट लाइक होता है ना, बहुत ही पतले, और इसलिए उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होते हैं। स्क्वामस का काम ही है कवर करना, फिल्टर करना, है ना, डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करना। तो यहां पे गैसियस डिफ्यूजन हो रहे हैं, इसलिए एल्वियोलाई के वॉल पे कौन होगा? स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियम। अब एंडोथेलियम, ये बड़ा सवाल। कहीं मिला? अभी अभी ताजा ताजा जो चैप्टर खत्म हुआ है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहां कहीं ना कहीं जरूर मेंशन होगा।
और आप लोग इतने महान सब जानते हैं, पूछने का भी जहमत नहीं समझते हैं, उठाते हैं। आई मीन क्या कहा गया है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यहाँ से क्लास से पढ़ के जाने के बाद इमीडिएट चैप्टर को खोज कर देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आज पढ़ाई हुई। उसके बाद आप मिला कर देखेंगे कौन सा चीज एनसीईआरटी का हम समझ गए, कौन सा चीज हम नहीं समझे, कौन सा मोर देन एनसीईआरटी है, कौन अंडर देन एनसीईआरटी है। ये 4 वर्कआउट तो हर दिन का होना चाहिए आपका, जितने दिन क्लासेस होते हैं उतने दिन का, तब ना आपका अपलिफ्टमेंट होगा। ये तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, फिर प्रोग्रेस कैसे होगा? आप भूल जाते हैं कि आपको करना क्या है, टारगेट ऑफ योर लाइफ। ये सब ऐसे ही आएगा, ऐसे ही बीत जाएगा। एंडोथेलियम कहते हैं ब्लड वेसल्स के वॉल को। ये पहला हिंट हो गया, एंडोथेलियम पूछा गया है, एंडोथेलियम हो गया ब्लड वेसल का वॉल। अब बताइए ब्लड वेसल के वॉल पे जो एल्वियोलाई को सराउंड कर रहा है वहां पे कैसा ये टिश्यू होना चाहिए? बिग क्वेश्चन। फंक्शन पर ध्यान दीजिए, जहां पे भी टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन रहे फंक्शन पे ध्यान दीजिए। किस ऑर्गन के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, किस स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर उस स्ट्रक्चर के फंक्शन को आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आपको काइंड ऑफ टिश्यू मिल जाएगा। देखिए एल्वियोलाई के सराउंडिंग में, एल्वियोलाई को घेरने वाले ब्लड वेसल्स क्या करने वाले हैं, जो गैसेस यानी ऑक्सीजन गैस एल्वियोलाई में से डिफ्यूज होकर कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। किसके थ्रू? ब्लड वेसल के वॉल के थ्रू। और उस वॉल को हम क्या करें? एंडोथेलियम, है ना? यानी एंडोथेलियम पे कैसा टिश्यू होना चाहिए? ये डिफ्यूजन में मदद कर रहा है। अभी जस्ट राइट नाउ आई टोल्ड यू इट शुड बी स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। या आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, मिटा दें। क्विक। Which set of muscles are participating in the thoracic breathing? Intercostal muscles. अभी हम पूछे ही नहीं कि इंटरकोस्टल मसल कितने तरह के हैं। 2 तरह के होते हैं और दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी काम करता है, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट पे फंक्शन करते हैं, एक फैलता है तो दूसरा सिकुड़ता है। और इस तरह की एक्टिविटी को कहा जाता है एंटागोनिस्टिक। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में है, पलट के देखिएगा तो सब दिखाई दे देगा। टीचर आए कि नहीं इससे ज्यादा जरूरी होता है हम कितना पढ़े। आगे बढ़िए। हो गया, मिटा दें। हो गया फर्स्ट। होगा ये लेक्चर में, होगा ये आप लोग को मिल ही जाएगा, बहुत ज्यादा वरी करने का जरूरत नहीं है। जिसे हम लोग 2 हिस्से में बांटे हुए हैं, कंडक्टर सरफेस और एक्सचेंजर सरफेस। What are the 2 surfaces of the respiratory system? हो गया, मिटा दें। फाइन। The answers है कंडक्टर सरफेस एंड एक्सचेंजर सरफेस। SQUAMOUS, squamous. AMOUS,
डब्ल्यू का कोई स्कोप है? काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, कहता है हमारे पास 3 तरह के मसल्स हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। 3 तरह के मसल्स हैं। हालांकि मस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़े नहीं है, अभी कार्डियक सिस्टम पढ़े है ना, पर मसल्स के बारे में थोड़ी जानकारी 9th स्टैंडर्ड में हो जाती है। तो कार्डियक मसल, अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड 3 तरह के मसल्स है। बोलता है इनमें किसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाएगा और क्या फंक्शन है इसका। जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए, तब तक नीचे वाला हम मिटाएं। फास्ट। किसमें पाया जाएगा इंटरकैलेटेड डिस्क? ये तो पता होना चाहिए, था उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, स्ट्रेटेड मसल किसको कहते हैं, कहां पर पाया जाता है? ये जो दिखाते हैं ना ऐसे ऐसे मसल्स बना, ये सारे स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। और ये वॉलेंटरी हैं, ये हमारे मर्जी के मुताबिक फ्लेक्स करते हैं, यानी फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड के अंडर कंट्रोल होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स। और कुछ है वो मसल अपना काम करता रहेगा, हमारा जो विल है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, दैट कैनॉट कंट्रोल इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उस तरह के मसल्स को कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। इसका दूसरा नाम है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। तो स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड या स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, यही दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, तो देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम तो अब बुक से हटाया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। उसका जब डाइजेस्टिव ट्रैक का एनाटॉमी देखिएगा तो इनर वॉल पे आप पाइएगा कि उस पे मस्कुलरिस लेयर होता है, मसल का लेयर होता है, और ये स्मूथ मसल का लेयर है। और इसका कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही फूड आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट करके पेरिस्टालसिस प्रोवाइड करेगा, और पेरिस्टालसिस जो है वो मतलब यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, एक बार शुरू हुआ एंड तक जाएगा, फिर एक बार शुरू होगा फिर एंड तक जाएगा, है ना। इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस तरीके से फूड मटेरियल को आगे ले जाने में मदद करता है। तो वो है स्मूथ मसल। और तीसरा है कार्डियक मसल। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग किए हैं जब हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन देख रहे थे, तो हार्ट के बारे में बोले कि हमारा हार्ट जो है, यानी वर्टिब्रेट का हार्ट है, वो होता है मायोजेनिक। ये अपना कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल
खुद जनरेट करता है ना। इसको अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए तो इसमें ऐसे नोड होते हैं जो बताए थे आप। तो जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल वहीं से होता था, और वो ए बी नोड आता था, वो अनदर इशू है। खैर, ये अपना कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल खुद जनरेट करता है। नाउ ब्रेन के अंडर कंट्रोल क्या है, वो हार्ट बीट रेट यानी कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। अब है क्या, अब इसी से जुड़ा हुआ चीज है, इतना तो हिंट काफी है कि इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाया जाएगा। तो ये तो आपको बता दें कि कार्डियक मसल में ही पाए जाएंगे, नॉट इन द स्ट्रेटेड मसल, नॉट इन द स्मूथ मसल, ये पाए जाएंगे कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल। अब है क्या, यहां पे आपको जानना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। ये करता क्या है, जो हार्ट का आर्टरिया है, हार्ट का वेंट्रिकल, तो वो जो आर्टरिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर एक जगह से कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल पहुंचा तो एंटायर आर्टरिया स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके पीछे रीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल को इंटरकैलेटेड डिस्क के मदद से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे फाइबर में पहुंचाने में मदद मिलती है। तो ये एक सीक्वेंशियल, एक कंसर्टेड कॉन्ट्रैक्शन में मदद मिलती है इससे। इसलिए एंटायर वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंटायर आर्टरिया है ना एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए इंटरकैलेटेड डिस्क का महत्व है कि ये कार्डियक मसल को यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में और सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, द intercalated disc is the cardiac muscle, helps it to contract as a whole. पढ़ाया हुआ है फिर भी, which type of WBC will produce antibodies? ब्लड पढ़ाते समय बताएं, कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, कौन सा WBC? स्लाइटेस्ट वे में ही सही, लेकिन ये लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट में एक टाइप होता है टी और बी। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स किलर सेल्स होते हैं। आंसर इज बी लिम्फोसाइट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, यस यू कैन डू इट, बताइए। एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग सबको ही, उस दिन सॉल्व किए थे, आज भूल गए? जल्दी जल्दी जल्दी, जवाब सबसे आना चाहिए, सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं, सभी जवाब दें, तब तो हमारा क्लास एक साथ चलेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम, वेंट्रिकल, हाँ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पर बिट जितना ब्लड पंप आउट करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। द वेंट्रिकल्स pump out the volume
of blood per beat is stroke volume. देखिए, क्वेश्चन आस्किंग से, क्वेश्चन आंसर से कभी घबराना नहीं चाहिए. जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक मेथड है आपको रिवीजन करवाने का. हम लोग बढ़ते चले जाएं, रिवाइज नहीं करें तो मुश्किल हो जाएगा. इधर मिटा दें. हो चुका? बायोलॉजी इतना भी बोरिंग नहीं है, क्वाइट इंटरेस्टिंग. When the semilunar valves close at lub sound or dub sound. ये तो पूरा पढ़ाई ही हम लोग का बेकार हो जाएगा. ऐसा भयानक सवाल आप पूछ दिए. बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ऐसा बोलना से सब कोई डर जाएंगे. कंसल्टेशन नॉट अलाउड. सब अपने दिमाग पे पाबंद रहे. कोई किसी से नहीं पूछेगा. डब साउंड में क्या होने वाला है? सवाल वो नहीं है, सवाल है सेमिनोलर वाल्व के क्लोज होने का कौन सा साउंड है. ये सेकंड हार्ट साउंड है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है. ये कंपैरेटिवली लो इंटेंसिटी का होता है. इट्स डब साउंड. ये लाउड साउंड है. एओर्टा एंड पल्मोनरी वेन, फाइंड आउट द सिमिलरिटी. दोनों में कॉमन क्या है? इधर मिटा दे. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जवाब मिल जाएगा. एग्जैक्टली. बोथ कैरी oxygenated blood.
क्लोराइड शिफ्ट क्या है और कहां पे मिला था? क्या 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 क्या? नहीं 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 नहीं। ये एक बता दे, ये ऐसा पोर्शन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को कनेक्ट करता है। इससे आपको सोचने में आसानी होगी, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को कनेक्ट करता है? ब्लड दोनों को कनेक्ट करता है ना। अरे एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ढोने के लिए काम कर रहा है और उसको पंप, तो वो क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आया, है ना, आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, तीन अलग अलग टॉपिक्स है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कौन करता है? ट्रांसपोर्टर कौन है? ब्लड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेशन दिया और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तो ब्लड ही है जिसको पंप किया जा रहा है। इसीलिए बोले कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कि दोनों के बीच में ब्रिज करता है? इट इज द ब्लड। अब ब्लड से रिलेटेड है, अब आपको सोचने में आसानी होगी। थिंक ऑफ, ये मिटा दें। ना नहीं ना, नीट पे बुक अलाउड है नहीं ना। हाँ तो क्यों छू रहे हैं दूसरे का किताब? बगल में रखिए, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। क्लोराइड शिफ्ट नाम सुने हैं कि नहीं? पहले तो ये मिला तो जरूर है, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके ऐसा कोई भी चीज अब नहीं पूछ रहे जो एनसीईआरटी में नहीं है। आज का क्लास एक आपको इंस्टेंस देके जाएगा कि देखिए हम कभी भी पढ़ें तो थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करें, है ना। अच्छा, फिजिक्स में क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। थ्योरी तो थोड़ा ही सा है, इतना सा है थ्योरी, एफ इक्वल टू एम ए, इतना ही है भाई। सोचना है, सोचते ही नहीं है तो फिजिक्स बनता नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों तरफ का फोर्स बराबर होता है, इतना ही थ्योरी है। और कुछ है? इतना ही सा थ्योरी है, बाकी पूरा फिजिक्स प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स। तो प्रैक्टिस करते ही नहीं तो फिजिक्स बनता नहीं है, सोचते नहीं है तो बनता ही नहीं है। हाँ तो सोचना पड़ता है ना, वही तो है सोचना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना ना ना, ज्यादा सोचने का मन कैसे नहीं करेगा? उस समय अपने भविष्य से डरिए, अरे नहीं सोच पा रहे क्या होगा, तो थोड़ा और सीरियस हो जाएंगे। वही बताए, फिजिक्स बहुत आसान है, उसमें से थोड़ा ही सा थ्योरी है, खाली प्रैक्टिस है उसमें। केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा सा बढ़ता है दायरा, थोड़ा सा बढ़ता है, पर उसमें भी प्रैक्टिस खोजता है। बायोलॉजी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की आंखों से देखता है दुनिया को। यस, दिस इज द फैक्ट। हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दें तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल कैसे मूव करता है क्या चीज? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, और इलेक्ट्रिसिटी किसका हिस्सा है? फिजिक्स। सिंपल। आप आंख का इलाज कराने जाते हैं, हम गए, आप भी गए हैं, है ना, तो ये जो चश्मा मिला है, सिंपल फिजिक्स, लेंस आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यही तो है फिजिक्स। आप बीमार पड़ते दवाई खाते हैं, केमिकल्स लेते हैं, केमिस्ट्री, मेडिसिन।
उसको नहीं समझेंगे तो हम उस लेवल का केमिस्ट्री नहीं यूज कर पाएंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी यूज टू यूज द आईज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स टू वॉच दिस वर्ल्ड। वो ये राय है कि हम जब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, डिजीजेस को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितना चांसेस है कि मेरा मॉलिक्यूल जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। आप जानते नहीं है, प्रोटीन डॉकिंग, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ही हॉट टॉपिक है रिसर्च का। डॉकिंग समझते हैं क्या होता है? डॉक यार्ड समझते हैं? जहाज जहां पे लगता है उसको डॉक यार्ड कहते हैं। तो जहाज कहां पे रुकेगा? जो उसका डॉक होगा, है ना, जहां फ्लोर है। तो उसी तरीके से हम जो एक मॉलिक्यूल भेजे, वो मॉलिक्यूल पर्टिकुलर सेल के साथ कैसे बाइंड करेगा हम तो देख नहीं पा रहे हैं ना। तो उसमें कैसा सिग्नल यूज करे कि वो पर्टिकुलर सेल के साथ अटैच हो, दिस इज डॉकिंग। क्वांटम फिजिक्स, नथिंग एल्स। प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ाते चले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, इसलिए मैथ्स भी आ रहा है। और आप 12th में जब जाएंगे, जो जेनेटिक्स है, जो क्वेश्चंस है, मोस्टली ऑलमोस्ट वो स्टैटिस्टिकल मेथड से सॉल्व होता है। और जिसको वो चीज नहीं आया उसको लगेगा कि हम पूरा 4 पन्ने का हिसाब किताब बैठा है तब जाके जवाब देंगे। और जिसको वो आ गया 2 मिनट के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और वो बहुत सिंपल है। तो फिर इस पर आइए, क्लोराइड शिफ्ट। देखिए, क्लोराइड आयन किसका हिस्सा है? केमिस्ट्री। पढ़ रहे हैं किसमें? बायोलॉजी में। अगर आप लोग को याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो कृपया बताएं कौन कौन से मैकेनिज्म है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है? 3 तरीके हैं, 3 मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। साफ साफ लिखा है। पहला, अच्छा ठीक है, आरबीसी। आरबीसी का क्या रोल है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में? आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है। फिर पन्ना पलट रहे हैं। आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ले जाता है और उसको कहते हैं कार्बाबिनो हीमोग्लोबिन। चलिए, एक हो गया। दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लाज्मा डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। 2 हो गया। अभी भी आप 65% पे पहुंचे हैं लगभग। नहीं, 65% पे कहा, 35% के आसपास पहुंचे। 65% अभी बाकी है। तीसरा है बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ये याद कीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये बनाता था H2CO3, है ना। फिर H2CO3 टूट रहा है H+N HCO3 माइनस आयन में। और ये सारा चीज कहां हो रहा है? ऐसा अगर बनाया है किसी सेल का शेप, तो ये कौन सा सेल होगा? यस, दिस इज आरबीसी। अब देखिए, विसिनिटी में यानी सराउंडिंग में जब तक बाइकार्बोनेट आयन रहेगा तब तक इसकी पॉसिबिलिटी होगी H+ आयन के साथ कंबाइन करने की। फिर से वापस ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड बना तो फिर टूट के कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। तो जब ये हो ही जाएगा तो फिर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने का फायदा
तो करता क्या है, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। होगा क्या, जैसे ही बाइकार्बोनेट बनेगा यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। आप जानते ही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तरह तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पढ़े ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े है ना, सेल बायोलॉजी, सेल हुआ है पढ़ाई? अच्छा छोड़ दीजिए, 9th लेवल में तो पढ़े ही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना है? प्रोटीन एंड लिपिड का, है ना। तो प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड में फ्लोट करते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, है कि नहीं। तो ये प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह रहते, वहां भी बताया जाता है, ये बात और है कि हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इस तरह का एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये क्या करता है, ACO3 और क्लोराइड आयन इसको लेके बाहर जाता है, इसको लेके अंदर आता है। ये है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्लोराइड आयन है, तो ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये एंटीपोर्ट होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये करेगा क्या, जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे बाइकार्बोनेट आयन को बाहर भेज देगा। और यहां सेल के अंदर में इलेक्ट्रिकल बैलेंस नहीं कर पाए, न्यूट्रलिटी बना हुआ रहे, इसलिए क्या करता है, यहां से क्लोराइड आयन को उठाकर अंदर ले जाओ, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना। तो फिर क्या होगा, मोर एंड मोर कार्बोनिक एसिड टू ट्राई टू ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस मोर बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बन रहा है, रिलीज हो जा रहा है, बन रहा है, रिलीज हो जा रहा है। नेचुरली क्या है, इसके अंदर आया हुआ जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। आरबीसी के अंदर देखिए, ये जो है इससे प्रोड्यूस होकर आ रहा है ना, इस पर तो अच्छा एक चीज और क्यों भूल रहे हैं कि यहां और भी बहुत सारे आयंस होंगे, और भी बहुत सारे आयंस होंगे, सिर्फ ये H+ आयन के पास ही क्यों जाएगा, दूसरे आयंस के पास भी तो जा सकता है। तो मोर और लेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बैलेंस को मेंटेन रखना, ताकि यहां किसी प्रकार का चार्ज डेवलपमेंट नहीं, वो भी देखना है। और दूसरा बाइकार्बोनेट को भगाना है, क्योंकि बाइकार्बोनेट अगर रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना यहाँ पे उद्देश्य था। इसलिए क्या हुआ, बाइकार्बोनेट निकल के अब कहाँ गया, प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में आया, अब क्या हुआ, उससे तो अलग हो गया, H+ से अलग हो गया। नेचुरली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ कंबाइन करेगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा, कार्बनिक एसिड फिर से टूटकर इस तरफ आएगा। यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर देता है। ये कहां पे होगा, अराउंड टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद जब ये आरबीसी ट्रेवल करते करते लंग्स के पास पहुंचेगा, वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है लंग्स में, कम। इसमें ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है ज्यादा, है ना। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है, ठीक है। बाकी जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पे लो पार्शियल प्रेशर होने के कारण एल्वियोलाई में धड़ाधड़ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी हो गया कम, इसलिए क्या होगा, ये इस तरफ शिफ्ट करने लगेगा, होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी अगर कम है तो कार्बनिक एसिड जो इस तरफ जा रहा था टूटने के लिए, वो इस तरफ टूटने लगेगा, ठीक है। तो समय के साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, भाग रहा है, बन रहा है, भाग रहा है। इसलिए क्या होगा, अब ये जो एंटीपोर्टर है, अब ये एंटीपोर्टर क्लोराइड को इधर भेजेगा, बाइकार्बोनेट को अंदर ले जाएगा, उल्टा काम करेगा, ठीक है।
इस तरीके से क्या होगा, जितना बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आया था, मोस्ट ऑफ देम विल एंटर द आरबीसी अगेन एंड विल फर्निश कार्बोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली। फिर क्या होगा, चूंकि लंग्स के आसपास है इसलिए वहां एल्वेलाई से होते हुए पास आउट होते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमली कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट के बदले आना जाना कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया? कोई डाउट? मिटा दें? इतना जल्दी वो कराइए जल्दी से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल का या अनवांटेड मटेरियल का एलिमिनेशन का एक पार्ट है। ठीक है? और हम लोग अगला चैप्टर जो शुरू किए थे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए थे, और अब आगे बढ़ेंगे, वो है क्या हो गया था? हाँ, तो सीधा टॉपिक पे आएंगे तभी तो उसके दाएं बाएं चीजों को बताएंगे। ये मैटर ऑफ एक्सक्रीशन में भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन मैटर ऑफ एक्सक्रीशन भी है। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। इसको मिटा दे। Mostly we mean by excretion is the elimination of nitrogenous waste। हम जब भी एलिमिनेशन की बात करते हैं तो हम उससे मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से किक आउट कर रहे हैं, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का ये मेथड है, एक्सक्रीशन। अब देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट से हम लोग इतना ज्यादा क्यों घबराते हैं या परेशान क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट में जो मटेरियल बन के निकलता है दैट इज अमोनिया। प्राइमरीली जो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है दैट इज अमोनिया। द प्राइमरी nitrogenous waste is ammonia। क्या आप बता सकते हैं अमोनिया किसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है? क्या चीज टूटने के बाद अमोनिया बनेगा? अमोनिया कौन से न्यूट्रिएंट का, बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें C6H12O6, इसको पहचानते हैं ना, ग्लूकोज है, आइए ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज अगर टूटता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? यस, वेरी गुड। रेस्पिरेशन का
जो मेन मटेरियल, मेन सबस्ट्रेट है, यही तो है। अल्टीमेटली ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकलता है कि नहीं? अमोनिया किसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है? प्रोटीन। द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया, इज द breakdown product of protein, as proteins dissociate into amino acids and amino acids produce ammonia after breakdown. पूछिए कहां पर दिक्कत हुआ? द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया, ठीक है? और ये है क्या? इज द, यहां कॉमा पड़ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमोनिया इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है? प्राइमरीली ये किससे निकल रहे हैं? प्रोटीन से। पर प्रोटीन इसे कैसे प्रोड्यूस कर रहा है वो देखें। एज, जैसे कि प्रोटीन्स डिसोसिएट इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड से, ठीक है? ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने का आपको मिलेगा, ज़ूलॉजी का ही पार्ट है, तो हम ही पढ़ाएंगे, तो देखिएगा। हाँ, तो बायोमोलिक्यूल्स बॉटनी में नहीं आता है, ज़ूलॉजी में आता है। नाउ ये प्रोटीन्स जो हैं ये टूटेंगे फाइनली किसमें? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स फिर क्या करेंगे? फाइनली जब टूटेंगे तो प्रोड्यूस करेगा अमोनिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमोनिया इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, राइट? दिस इज हाईली टॉक्सिक, ये जहरीला है। जानते हैं अमोनिया गैस का हमारे डे टू डे लाइफ में एक जगह यूज होता है, पता है कहां? देखें, जनरल नॉलेज आपको, कोल्ड स्टोरेज में। आलू, भिंडी, परवल ये सब स्टोर कर देता है ना, चावल, गेहूं, अपना गोलघर है, बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज, अंग्रेजों के जमाने का गोदाम। कोल्ड स्टोरेज नहीं है, गोदाम है। तो जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं वहां पे टेम्परेचर को फॉल डाउन कराने के लिए अमोनिया गैस यूज किया जाता है। और पहले के जमाने में, आज से 10 साल 15 साल पहले, बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता था। ये जानकारी जनरल नॉलेज का है, ये आपके कोर्स बुक में नहीं मिलेगा, सब चीज किताब में थोड़े मिलता है, जानना चाहिए। तो ये जो अमोनिया गैस है, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आपको मिलेगा हेवर प्रोसेस से अमोनिया गैस को प्रिपेयर किया जाता है। H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से अमोनिया गैस बनता है। तो है क्या कि ये सराउंडिंग के टेम्परेचर को बहुत कूल डाउन कर देता है, टेम्परेचर फॉल करता है अमोनिया गैस के कारण। इसीलिए अमोनिया गैस को एज ए सस्ता सब्सटीट्यूट यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। और क्यों हम कह रहे हैं कि अमोनिया इतना टॉक्सिक है? कई बार ऐसा हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज पहले के जमाने में होता था, लोग बहुत कम थे, जनसंख्या भारत की कम थी, तो ऐसे जगहों पे कोल्ड स्टोरेज बनाया गया जहां कोई सोचा नहीं था रहेगा आदमी। लेकिन आज जनसंख्या बढ़ने के कारण वैसे जगहों पे भी लोग घर बनाकर रह रहे हैं जहां अगल बगल में कोल्ड स्टोरेजेस हैं। अब वैसे छोड़े हुए जगह पे कोल्ड स्टोरेज इसलिए होता था, बाय द वे, कभी अगर गलती से अमोनिया गैस लीक भी हो गया तो आसपास के लोगों को परेशानी कहां से होगी? वहां तो रिहायशी एरिया है नहीं, कॉलोनीज है नहीं, इसीलिए लेफ्ट अवे एरिया में वो बनाया जाता था। पर बढ़ते बढ़ते ह्यूमन कॉलोनीज वहां भी पहुंच गई है।
अब कभी अगर रेसिडेंशियल एरिया में कोल्ड स्टोरेज में से अमोनिया गैस लीक कर जाए, इमीडिएटली लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, देर हो गई तो लोग मर जाएंगे, बहुत लोगों की जान जाती है उससे। इसलिए कोल्ड स्टोरेजेस सब जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे हटाकर और कहीं दूर शिफ्ट किया गया। एनीवे, तो ये पता चलता है इससे कि अमोनिया इज अ टॉक्सिक गैस, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया हमारे बॉडी में तैयार हो रहा है ना, इसलिए इसे निकालना जरूरी है। पर है क्या प्रॉब्लम, देखिए अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और इसे भारी मात्रा में निकल रहा है, तो इसे रिलीज करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसे भारी मात्रा में पानी के साथ निकालना होगा। उतना वाटर अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक ह्यूमन, इनके बॉडी से पानी निकल जाए तो उतना रिप्लेनिश भी तो करना होगा। जितना पानी हमारे बॉडी से निकला उतना पानी हम नहीं पी पाएंगे तो हम तो डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया कभी नहीं होता, मतलब वो अमोनिया को रिलीज नहीं करते बल्कि उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते। इससे दो फायदा होता है, एक वाटर सेव होता है ना, एक्सेस वाटर लॉस नहीं करना पड़ता, और दूसरा जैसे ही इसे दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी घट जाती है, ठीक। टू अवॉइड, अच्छा इससे पहले कि टू अवॉइड लिखे, इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या अपनाया जाता है पहले वो देखें। इट इज eliminated by dissolving it into water. It needs huge quantity of water to eliminate. इसे एलिमिनेट करने के लिए काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो मेनी एक्वेटिक एनिमल्स यूज ammonia to excrete with water. ये एक्वेटिक एनिमल्स वाटर को यूज कर सकते हैं अमोनिया एक्सक्रीशन के लिए, वो इतना वाटर लॉस अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि दिन भर तो पानी में ही पड़े हुए, तो वाटर जितना बॉडी से एलिमिनेट होगा उतना वाटर उनको रिप्लेनिश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्हें अमोनिया एलिमिनेशन में दिक्कत नहीं हो। और एक चीज बता दे, अमोनिया जो है वो गैस है, सभी जानते हैं, तो गैस तो डिफ्यूजन से बाहर निकल सकता है, इसलिए किडनी का इसमें कोई रोल नहीं। लेट मी टेल यू, अमोनिया के एलिमिनेशन में किडनी का कोई रोल नहीं। एनसीईआरटी भी क्लियरली ये बात लिखता है। इट एलिमिनेट्स, या इट इज करना होगा, इट इज एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस और गिल्स। हैंडराइटिंग तो ठीक ठाक है, हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है क्या, नहीं लग रहा। ठीक है, ऊपर का मिटा है। चलिए, पता चला कि अमोनिया बॉडी में है कहां से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से।
और फिर ये है क्या, बड़ा टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए इसका बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। एलिमिनेशन के लिए मेथड क्या यूज होता है, यहां देखिए साफ साफ लिखा है, डिफ्यूजन। और कौन यूज करते हैं डिफ्यूजन मेथड, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और कहां से डिफ्यूजन होकर बाहर निकलेगा, बॉडी सरफेस, गिल्स, यस। used by many species of bony fishes, याद रखिएगा, बोनी फिशेस बहुत सारे वैरायटी, सभी नहीं, बहुत सारे बोनी फिशेस की स्पीसीज अपने गिल फिलामेंट के मदद से अमोनिया एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अगर पूछे शार्क, क्या वो अमोनिया एलिमिनेट करता है, नहीं। शार्क कैसा मछली है, बोनी फिश है कि कार्टिलेजिनस है, 9th में नहीं पढ़े हैं आप लोग, था ना बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए, हाँ हटा दिया था। अच्छा एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ है, एनिमल किंगडम नहीं हुआ, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम बाकी है। उन्नीस चैप्टर है बायो में पढ़ने के लिए, आप समझ रहे हैं, हाँ 5 ही के बोझ में दबे जा रहे हैं, 19 तक जाना है और टाइम बहुत कम है, इसलिए टाइम इज प्रेशियस, इस पर ध्यान दीजिए। कम बैक। सो बहुत सारे बोनी फिशेस हैं जो कि एलिमिनेट करते हैं अमोनिया को विद देयर सेपरेट। फार अपार्ट जाइए तो, एकदम किनारे जाइए, आप किनारे जाइए, बिहेव, अब इधर ध्यान दीजिए। बहुत सारे जो अदर फिशेस जिन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द शार्क्स, दे डोंट यूज अमोनिया एज देयर एलिमिनेटरी मटेरियल या एक्सिटरी मैटर, वो यूज करते हैं यूरिया, ठीक है, तो वो यूरिया एलिमिनेट करते हैं या नहीं। एनीवे, बॉडी सरफेसेस में कौन रिलाई करते हैं अमोनिया को रिलीज करने के लिए, लोअर ग्रुप एनिमल्स लाइक porifers, coelenterate, etc. ठीक है, many other animals convert ammonia into less toxic materials like यूरिया, यूरिक एसिड। दूसरे एनिमल्स है ना, अमोनिया को दूसरे अदर मटेरियल्स में यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। रीजन,
to save water and have reduced toxicity. इसमें आप जोड़ सकते हैं एनालिड्स भी, लाइक अर्थवर्म, एनालिड्स, एनालिडा, फाइलम एनालिडा जो है उनके एनिमल्स को एनालिड्स कहते हैं। कहाँ कहाँ पे? हाँ, जो बोनीफिशेस है, अगर आप बोनीफिशेस पाल रहे हैं तो उसमें अमोनिया आपको मिलेगा, इसलिए देखिएगा एक स्मेल आता है। हाँ, इसीलिए जो फिश टैंक में हम लोग रखते हैं एक्वेरियम, उसको एक रेगुलर इंटरवल पे साफ करना होता है। हालांकि अमोनिया वाटर में आने के बाद वो डिफ्यूज होकर एयर में चला जाएगा, वहां रहेगा नहीं, पर अमोनिया रिलीज तो होता ही है। पर अमोनिया के वजह से वाटर चेंज करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, उसका जो एक्सक्रीटरी मैटर है ना, उसके लिए हम लोग को उसे चेंज करना पड़ता है। अगर हमने उसमें जो स्कैवेंजर फिश होता है, जो एक्सक्रीटरी मैटर को खा के खत्म कर देता है, ऐसे फिशेस को अगर नहीं पालें, जो क्रोकोडाइल फिश कहते हैं उसको, एक है वैरायटी, तो वो क्लीनिंग करता है। अगर उसको नहीं पाले हैं अपने फिश टैंक में, तब तो एक रेगुलर इंटरवल में जरूर साफ करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और वो खुद ही मर जाएगा। क्योंकि एक एक पॉन्ड मान लेते हैं ना, उसमें सारे एनिमल्स रह रहे हैं, तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बना के रह रहे हैं। एक का वेस्ट दूसरे के लिए यूजेबल मटेरियल है और सब कुछ रिसाइकल हो रहा है उसमें। पर आर्टिफिशियल सिस्टम जहां आ जाता है तो उसमें बहुत सारा एलिमेंट यानी बहुत सारा कंपोनेंट मिसिंग रहता है। तो अगर आप उसको सेल्फ सस्टेन्ड बना देते हैं, जैसे मान लेते हैं बहुत बार मिलेगा आपको, बड़ा महंगा आता है, एक छोटा सा आपको पेपर वेट मिलेगा, वो एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम है। उसके अंदर में छोटा कुछ एनिमल भी रख देता है, कुछ प्लैंकटन भी रख देता है, उसको बोलता है लाइट के सामने रखिएगा। तो उससे क्या होता है, लाइट से फोटोसिंथेसिस होता रहता है, उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यही उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है एंड सो ऑन। फिर उसमें स्कैवेंजर्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो उस जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिसाइकिल कर देते हैं। ऐसा ही मिलता है, तो वो किया जा सकता है, लेकिन काफी वो ये होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रेसफुल होता है। एनीवे, ये हो गया। अब देखिए, द cartilaginous fishes terrestrial amphibians mammals excrete urea।
urea is produced in the liver from ammonia by urea cycle, or its elimination needs lesser water than ammonia. ये यूरिया को, है ना, यूरिया साइकिल के द्वारा लीवर में तैयार किया जाता है और फिर इसे एलिमिनेट करने के लिए कम वाटर का जरूरत पड़ता है। दूसरे हैं द एक्वेटिक एम्फीबिया excrete ammonia. Birds, reptiles, excrete uric acid. It needs extremely low water to excrete. यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए बहुत कम वाटर का जरूरत पड़ता है और ह्यूमन में भी बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड बनता जरूर है, लेकिन उसका क्वांटिटी इतना कम रहता है कि किडनी इज मोर और लेस एबल टू एलिमिनेट इट। लेकिन यही अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो फिर क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में ये जाके डिपॉजिट होने लगता है और वहां पेन करता है। उस कंडीशन का कहते हैं गाउट। ये इन्फ्लामेटरी डिजीज, वहां पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन होता है। एक एंजाइम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। उस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के वजह से यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है बॉडी में तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके उसके फंक्शन को रोक के हम लोग यूरिक एसिड का प्रोडक्शन घटाते हैं और इस तरीके से बॉडी से यूरिक एसिड जितना जमा है धीरे धीरे एलिमिनेट होने में मदद मिलता है। हाँ, थोड़ा और पढ़ना है क्योंकि इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। चैप्टर बढ़ा नहीं है, आप लोग क्वेश्चन आंसर में कतराते हैं, इसलिए चैप्टर को बढ़ाने के लिए इसका जरूरत है। अब आगे देखिए, इधर कम फॉरवर्ड। तो हमारे पास आ गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनके एलिमिनेशन। ठीक है, अदर देन ammonia, other than ammonia, our body can eliminate inorganic ions like sodium, potassium, chloride, etc. when these are in excess. फिर देखिए, यूरिया एलिमिनेशन needs kidney, a specialized organ.
हमारी बॉडी में किडनी के अलावा और भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पोर्शंस हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा ऑर्गन का नाम आता है स्किन एंड लिवर। आप जानते हैं हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का ऑर्गन है लिवर, ठीक है। जो भी अनवांटेड मटेरियल हमारे बॉडी में आता है उसे एलिमिनेट करने के लिए जो रोल प्ले करता है वो लिवर। अब लिवर देखता है, मतलब लिवर के थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस में आने के दौरान अगर वो मटेरियल सॉलिडिफाइड ही रह जाता है या इनसॉल्युबल रह जाता है ना, या उसका सॉल्युबिलिटी काफी कम रहता है, तो फिर उसे वो बाइल के साथ एलिमिनेट करता है। अब बाइल कहां पे आएगा? जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और इस तरीके से वो बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। एक बार वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आ गया तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जैसे एनस के सहारे बाहर निकलते हैं, तो वो भी वेस्ट मटेरियल्स एनस के सहारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक मेथड ये हुआ। और दूसरा, अगर उसने सक्सेसफुली उस मटेरियल को, अनवांटेड मटेरियल को पार्शियली या कंप्लीटली सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ये ब्लड वेसल्स पे आ जाएगा और ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, किडनी से फिल्टर आउट होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा एज ए यूरिन। तो प्रिंसिपली एलिमिनेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो ऑर्गन है वो लिवर, वो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करके वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में मदद भी करता है। और आप देखिए ये यूरिया बना कहां? लिवर में ही। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन आपको क्या बताया? अमोनिया इज ए टॉक्सिक मटेरियल, तो इसे डिटॉक्सिफाई करने का पर्सनल चैलेंज किसने लिया हुआ है? लिवर। सो इट ऑल्सो प्रूव्स दैट लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑन आवर बॉडी। ये न केवल हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और तो और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने में कुछ हद तक इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अदर देन किडनी, the liver and skin plays roles to eliminate wastes from our body. लिवर का देख ही रहे हैं, लिवर थ्रू बाइल और स्किन थ्रू स्वेट। जो हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के मदद से ये बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, और इसमें प्राइमरीली जो बाहर निकलता है दैट इज सॉल्ट, ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ सॉल्ट है और स्वेटिंग हो रहा है, स्वेट के सहारे वो बाहर निकल रहा है, तो एक तरह से समझिए हमारे किडनी के ऊपर से प्रेशर को कम करता है वो, है ना। सो दिस इज हाउ द अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो। स्टोन एक्चुअली इसलिए नहीं होता